आस्था के मामा अरमान से शादी करने के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। वो बोले, अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से में क्या कुछ कर सकता है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली बात है। बेटी, हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कह दो। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से रोने लगे। आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सवाल करते हुए कहा, मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे बाद मेरी नानी का क्या होगा? मेरी नानी मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी। मनोज जी जल्दी से उसे समझाते हुए बोले, बेटा, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी नानी मेरी माँ भी है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें उस गांव में तुम्हारे पास छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें हमेशा के लिए वहां से ले आऊंगा। बेटा, बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ उनकी दिन रात सेवा करूंगा। अपनी नानी को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आस्था पर उनकी इन बातों का असर नहीं हो रहा था। वो अब भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मनोज जी ने उसे झांसे में लेते हुए कहा, अभी के लिए बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। उसके बाद हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें अरमान की जिंदगी से निकाल लेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों तक इस शादी के रिश्ते को निभा लो। प्लीज बेटा, प्लीज। ऐसा कहकर वो उससे विनती करने लगे। अब आस्था पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। आस्था अपने मामा के पहली बार कॉल करके अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए बुलाने पर खुशी से पूरे गांव में उछल रही थी। हालांकि आस्था की नानी ने उसे यहाँ आने से मना भी किया था। आस्था के कानों में एक हफ्ते पहले की अपनी नानी की बातें गूंजने लगी। बेटी, हम इस शादी में नहीं जाएंगे। ये मनोज अच्छा नहीं है। भले ही वो मेरा खून हो, मेरा बेटा हो, लेकिन तूने देखा नहीं, शहर में जाकर वो इस तरह से बस गया है जैसे पीछे उसका कोई भी नहीं है। उसने एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ की खैर खबर नहीं ली। बस हर महीने के तौर पर घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता है और अपनी सारी जिम्मेदारी से आजाद हो जाता है। नानी के मना करने के बाद भी आस्था ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो हमेशा से गांव में रही थी। उसने शहर की दुनिया, शहर का माहौल, वहां के कोई फंक्शन नहीं देखे थे। तब आस्था ने अपनी नानी को समझाते हुए कहा, नानी माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कम से कम मनोज मामा ने हमें बुलाया तो है ना, वरना वो चाहते तो हमें बुलाते भी नहीं। नानी, आपकी इकलौती पोती प्रियंका की शादी है तो हमें तो जरूर जाना चाहिए। अब प्लीज आप मना मत कीजिएगा, हम चल रहे हैं, बस बात खत्म। जब आस्था ने अपनी नानी को बहुत समझाया तो वो मान गई और दोनों शादी में जाने के लिए निकल गईं। वो दोनों प्रियंका की हल्दी से 2 दिन पहले ही शहर में पहुंच गईं। शहर आकर आस्था ने शहर का माहौल देखा। वो बहुत खुश हो रही थी। हालांकि उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भी शहर में ही आना था, तो इसलिए आस्था ने सोचा कि वो शादी में जाएगी, साथ ही साथ शहर के रंग रूप, ढंग, शहर का माहौल देख लेगी। उसे शहर में किस तरह से सर्वाइव करना है, इस बारे में सोचते हुए आस्था शहर में आई थी और पूरे 2 दिन उसने अपनी मामी के साथ उनके बाजार का सारा काम किया था। घर का खाना भी बनाया था। इतना ही नहीं, उसकी मामी ने पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी आस्था के कंधों पर ही दे दी थी। साग सब्जी लाना, घर में मेहमानों की देखरेख करना, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, वो सब कर रही थी। हालांकि उन्होंने घर के काम के लिए नौकर भी लगाए हुए थे, लेकिन सब कुछ आस्था अपनी निगरानी में ही करवा रही थी। और बड़े ही जोरों शोरों से प्रियंका की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था। लेकिन एक दिन पहले फंक्शन के बाद रात के 2 बजे थे, जब अचानक आस्था की आंख खुली तो उसने देखा कि प्रियंका किसी से रो रो कर बात कर रही थी। तब आस्था को उस पर कुछ शक हुआ, लेकिन उसे अपनी नानी की कही हुई बात याद आ गई। नहीं नहीं, नानी ने मना किया है, मुझे किसी के भी मामले में नहीं घुसना है और ना ही किसी के बारे में ज्यादा सोचना है।
तो यही सोचकर आस्था चुप हो गई थी और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रियंका इस तरह से शादी वाले दिन शादी का मंडप छोड़कर भाग जाएगी। इसके बारे में तो आस्था ने दूर दूर तक कुछ नहीं सोचा था। एक एक कर सब कुछ आस्था की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैंने प्रियंका दीदी को किसी से बात करते हुए सुना था और अब सबको यही लग रहा है कि मैंने ही प्रियंका को भगाया है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। बेबस आस्था को शादी का जोड़ा पहनाया गया और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। अरमान को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से होने वाली थी, जबकि आस्था को तो उसने आज तक देखा भी नहीं था। अब जल्दी ही आस्था को दुल्हन बनाकर अरमान के ठीक बराबर में बिठा दिया गया। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने बराबर में बैठी हुई दुल्हन की ओर देखा भी नहीं। उसका पूरा ध्यान उस वक्त अगर किसी चीज पर था तो सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप और फोन की स्क्रीन पर। वो एक भी पल शादी जैसी चीजों में उलझकर अपना काम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वहां आलोक सिंघानिया के अलावा किसी और को इस बात के बारे में दूर दूर तक एहसास नहीं था कि दुल्हन बदल चुकी थी। जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 7 फेरे कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ आस्था की मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। आस्था का दिल फट रहा था। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी ये जानने या देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी कैसी दिख रही थी। लेकिन जब वो आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा था तब आस्था के आंसुओं की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरी। तब जाकर अरमान को थोड़ा अजीब लगा और उसने एक पल के लिए शादी के जोड़े में सजी हुई अपनी दुल्हन की ओर देखा। लेकिन लंबा घूंघट होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसके बाद अरमान फिर से अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो गया। ये सोचते हुए आलोक जी अपनी सोच में खो गए। जल्दी ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी का फंक्शन खत्म हुआ। मंडप के पास 4 लड़के अपनी नजर झुकाए खड़े हुए थे। उस शादी के हॉल में अरमान सिंघानिया के बाद उस शादी में सबसे हैंडसम चेहरा कोई था तो वो 4 लोग ही थे। उनमें से एक अरमान सिंघानिया का कजिन ब्रदर और 3 बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक फेमस डॉक्टर था जो कि अरमान सिंघानिया का दोस्त था और स्पेशली उसके साथ शादी अटेंड करने के लिए वहां आया था। लेकिन इस समय चारों का मूड काफी ज्यादा खराब था। सबके सब शेरवानी पहने हुए थे। जितनी भी शादी के हॉल में लड़कियां आई हुई थीं, सबकी नजरें बार बार जाकर उन पर ही ठहर रही थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया को अब देखने का उनका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अरमान सिंघानिया की शादी हो चुकी थी। तभी दादाजी उनके पास जाकर खड़े हो गए और पूछते हुए बोले, क्या बात है, तुम चारों इस तरह से मुंह लटकाकर यहाँ क्यों खड़े हुए हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने दोस्त या भाई की शादी में नहीं बल्कि किसी की शोक सभा अटेंड करने के लिए यहाँ आए हो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आकाश मुंह पिचकाकर बोला, क्या दादाजी, भाई की शादी तो आपने करा दी। मेरा इकलौता दोस्त था वो। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था उसकी शादी के लिए, लेकिन आपने हमें बिल्कुल भी मस्ती करने नहीं दी, इसीलिए अब हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर आकाश ने फिर से मुंह बना लिया। अब आलोक जी समझ गए कि इन चारों को मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिला था। इसी वजह से शायद ये सब मुंह लटकाकर खड़े हुए थे। दादाजी हंसते हुए बोले, अच्छा, तुम सब अपना मूड ठीक करो और घर जाकर जो मौज मस्ती करनी है वो करते रहना। मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तो सुमित एक्साइटेड होकर बोला, क्या वाकई दादाजी? क्या आप हमें बिल्कुल भी पार्टी करने से नहीं रोकेंगे? तो ठीक है, आज पूरी रात हम लोग मजे करेंगे। अब वादा कीजिए कि आप हमें नहीं डांटेंगे। सुमित, जो कि शहर की अच्छी खासी कंपनी की बड़ी पोस्ट का सीईओ था, दादाजी ने उसे तिरछी आंखों से देखते हुए कहा,
तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे नीचे कम से कम 600 लोग काम करते हैं। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम सबकी। ना जाने कब बड़े हो गए तुम लोग। अब अरमान की तो शादी हो गई है, अब धीरे धीरे तुम चारों की शादी भी करवा दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि तुम लोग कैसे और किस तरह से पार्टी करोगे। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों की टांग खींची, वो चारों बुरी तरह से मुंह बनाने लगे और तभी उनमें से ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी प्लीज अभी शादी वादी की बात हमसे मत कीजिए। ये हमारे हंसने खेलने कूदने के दिन हैं और शादी के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और वैसे भी अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ। क्या इस उम्र में कोई शादी करता है भला? और वैसे भी दादाजी, आपने अरमान ब्रो की जो शादी करवाई है ना, अब वो बेचारे देखो अपनी बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। देखो जरा, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार तो उन्हें अपने फोन और लैपटॉप से है। आपको दिख नहीं रहा क्या? ध्रुव ने ये बात मजाकिया लहजे में कही थी, लेकिन दादाजी के एक्सप्रेशंस बदल गए। दादाजी ने गुस्से में कहा, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। दादाजी ने एक लंबी गहरी सांस ली और वहां से चले गए। ध्रुव कंफ्यूज होकर बोला, ये दादाजी को क्या हुआ? खैर, इन्हें छोड़ो और ये सोचो कि ये जबरदस्ती की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये टेंशन है कि भाभी का वेलकम कैसे होगा और कौन करेगा। आकाश ने हामी भरते हुए कहा, हाँ यार, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। पूरे घर में अब एक लेडी भाभी ही होंगी और उनको हम लोगों के बीच ऑकवर्ड ना फील हो, इसीलिए हमें सब कुछ मैनेज करना होगा। और अरमान को तो देखकर लग रहा है कि वो भाभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला है। और वैसे भी उसने ये शादी सिर्फ दादाजी के लिए की है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। वहीं दादाजी जब हॉल में एक कोने में खड़े थे, तभी एक आदमी उनके पीछे से आया और उनकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, बड़े साहब, इसमें उस लड़की की सारी जानकारी है। दादाजी ने हामी भरते हुए वो फाइल ली और फाइल खोलकर देखने लगे। उसमें आस्था की पूरी जन्म कुंडली और जानकारी थी। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, जिस लड़की को मैंने अपनी बहू बनाया है, उसके बारे में सारी चीजें जानना जरूरी है। जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप की डिटेल्स पर पड़ी, जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो आलोक जी के चेहरे के भाव बदल गए। आलोक जी कभी कुंडली और इंफॉर्मेशन को देखते तो कभी आस्था को। आलोक जी ने खुद को शांत करते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि आज अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी करवा लूंगा और उसके बाद इस लड़की को 2-3 दिन में तलाक देकर आजाद करवा दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। दादाजी को ऐसी कौन सी बात पता चली है आस्था के बारे में, जिसके बाद वो आस्था को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए मजबूर हो गए? और अरमान को जब दुल्हन बदलने की सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा? क्या होगा इस शादी का अंजाम? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।